हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 19, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एक नया टॉपिक बैटरी एंड सेल, और साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों विद्युत रासायनिक प्रभाव के बारे में। ओके, तो आज का यह क्लास बच्चों एक नया क्लास है, नया चैप्टर है। हमारा जो चुंबकत्व था वो पूरा खत्म हो चुका है। हमने जो है तो मैग्नेटिक सर्किट को पूरा खत्म कर लिया है बच्चों, जिसमें हमने लास्ट में देखा था पिछली क्लास में कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, और जो विद्युत जनरेट होती है वो कितने प्रकार से होती है, और टाइप्स ऑफ मटेरियल को हमने देखा था कि मैग्नेट किस किस में बनता है और कौन कौन से मैग्नेट है। तो वो 3 टाइप्स के हमने मटेरियल देखा था। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा मैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व को, है ना, चुंबक को पूरा खत्म कर दिया है। अब आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बैटरी एंड सेल के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों विद्युत रासायनिक का प्रभाव। विद्युत में रासायनिक का क्या प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी में कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इस क्लास में कवर करने वाला हूं। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर करेंगे इस चीज में। देखेंगे बच्चों कि प्राइमरी सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, सेल के कितने प्रकार होते हैं, है ना, सेल का डायग्राम बनाएंगे। सेल को हम लोग एम्पियर आवर्स में कैसे मेजर करते हैं, वाट आवर्स में कैसे मेजर करते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है। तो मैं बहुत सारी चीजें जो है तो इस क्लास में कवर करने वाला हूं। ओके बच्चों, तो यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो आईटीआई से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में डिप्लोमा वाले जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए भी यह क्लास है, जिससे उनका बेसिक या फाउंडेशन मजबूत होगा। तो बच्चों आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हैं वो जुड़ जाएं हमसे, है ना। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों विद्युत रासायनिक प्रभाव को। उससे पहले यदि कोई नया बच्चा है, कोई नया स्टूडेंट है बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस चैनल में बच्चे जुड़ सकें। ओके, तो नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। और पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले सारे बच्चों के लिए क्लास रखी गई है, और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों विद्युत रासायनिक प्रभाव के बारे में। देखेंगे कि रासायनिक प्रभाव कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्लास नंबर 19 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चों विद्युत रासायनिक का प्रभाव कैसे कैसे होता है, उनके कुछ पॉइंट्स को, नोट पॉइंट को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे सेल क्या होता है, सेल का वर्गीकरण देखेंगे, है ना, सेल का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन देखेंगे, और साथ में हम लोग सेल के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या होता है बच्चों। तो पॉइंट्स कुछ हमारे पास में हैं, कुछ नोट पॉइंट है, उनको हम लोग जो है तो डिस्कस करेंगे विद्युत रासायनिक प्रभाव में। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं आप लोग के नोट्स के लिए लिख रहा हूं। आप लोग को नोट्स में बिल्कुल मेंशन करना है इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नोट पॉइंट पहला क्या कह रहा है बच्चों कि गैस में धारा का प्रवाह है ना, गैस में धारा का प्रवाह जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव, निगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स तीनों के कारण होता है। यदि हम बोलें कि अगर हम बात करें बच्चों की गैस जो होती है, जो गैसीय अवस्था होती है, तो गैस में अगर धारा का प्रवाह होगा तो किसके कारण होगा, तो गैस में धारा का प्रभाव या प्रवाह है ना, प्रवाह लिखेंगे, फ्लो, है ना, धारा इसमें कैसे प्रवाहित होती है, तो हम बोलेंगे गैस में धारा का प्रभाव या प्रवाह है, मेनली प्रवाह की हम बात करेंगे, प्रवाह है पॉजिटिव, है ना, मतलब हम प्लस की यहां पे बात कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, निगेटिव मतलब माइनस की हम बात कर रहे हैं, आयंस, और तीसरा हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना, हिंदी में लिख दूं मैं, इलेक्ट्रॉन आदि के कारण होती है, आदि के कारण होती है। बच्चों जो गैस में धारा का प्रवाह होता है ना, धारा का प्रवाह जो होता है वो पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। हम प्रवाह ही लिख देते हैं, है ना, प्रभाव की मतलब ही नहीं है। ओके, प्रवाह। ओके,
तो बच्चों जो धारा का प्रवाह होता है गैसीय अवस्था में वो किसके कारण होता है? पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों क्या कहता है। ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम बोलेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल को हिंदी में बोलेंगे अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ में, मटेरियल का मतलब पदार्थ, ओके। अर्धचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है, ओके, धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना, इन दोनों आयनों के कारण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आयन के कारण होता है। तो ये हम लोग स्टार्ट किए हैं बच्चों विद्युत रासायनिक प्रभाव को, एक नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में हमने पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ा, फिर उसमें हम लोग चुंबकत्व को पढ़ा, अब हम रासायनिक प्रभाव पढ़ रहे हैं विद्युत का, फिर ये खत्म हो जाएगा तो बच्चों हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे, है ना, उसमें हम लोग देखेंगे पॉलीफेज सिस्टम को। तो हम लोग स्टार्ट कर किए हैं अभी विद्युत रासायनिक प्रभाव, ये 3 से 4 क्लास में खत्म होगा। इसके बाद हम लोग पॉलीफेज सिस्टम को भी पढ़ने वाले हैं जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि अर्धचालक पदार्थ में, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल में धारा का प्रवाह किनके कारण होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, मतलब दोनों आयंस के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। यदि गैस में आपको धारा का प्रवाह कराना है तो पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स तीनों का होना जरूरी है। यदि अर्धचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह कराना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होना जरूरी है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि कंडक्टर में, है ना, आप चालक तार की हम बात कर लें, चालक तार, ओके। चालक तार का मतलब होता है बच्चों कि जो आपके घरों के ऊपर तार, है ना, खंभे में लगी होती है, उसे हम बोलते हैं चालक तार। या हमारे पास छोटे छोटे जो घरों में, हमारे घरों में जितने कनेक्शन होते हैं वो सब कंडक्टर से होते हैं, तो हम बोलेंगे चालक तार में, चालक तार में धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ओके बच्चों। तो चालक तार में जो तार होती है, सिंपल जो तार होती है, उसमें धारा प्रवाहित कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कम से कम इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, ओके। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य अर्थात होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, लाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है तो धारा प्रवाह कराने के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, विद्युत अपघट्य में या इलेक्ट्रोलाइसिस में धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है पॉजिटिव तथा निगेटिव, पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों आयंस के कारण होता है, दोनों आयन के कारण होता है, ओके बच्चों। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले हमने देखा विद्युत रासायनिक प्रभाव, विद्युत में, है ना, विद्युत में या बिजली में रासायन का क्या प्रभाव होता है, या रसायन में विद्युत का क्या प्रभाव होता है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो हमारे पास अगर गैस होगा, है ना, गैस में अगर हमको धारा प्रवाहित कराना है तो हमारे पास पॉजिटिव, निगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स तीनों होना चाहिए, है ना, तीनों आयंस होना चाहिए। यदि हमें अर्धचालक में, अर्धचालक का मतलब होता है बच्चा सेमी कंडक्टर मटेरियल, हमने शुरू
क्लास में, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने पढ़ लिया है कि फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था आई थिंक कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। ओके, तो अर्धचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आयंस के कारण होता है। चालक तार में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और विद्युत अपघट्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में धारा का प्रवाह पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों के कारण होता है। तो ये चारों जो पॉइंट्स है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट में नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि गैस में धारा का प्रवाह किस वजह से होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, यह पूछ लेगा कि चालक तार में धारा का प्रवाह किस कारण होता है, तो हमको बताना पड़ेगा। ऑप्शन में रहेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, या इनमें से कोई नहीं, तो हमको टिक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि सेल के बारे में, सेल क्या कहता है। ठीक है, तो सेल क्या होता है बच्चों ये देख लेते हैं। सेल, ओके, सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो सेल सबसे पहले हम देखेंगे सेल की परिभाषा, सेल होता क्या है। तो सेल एक ईएमएफ का स्रोत है, वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके बच्चों, सेल क्या होता है, सेल एक रासायनिक स्रोत है, रासायनिक सोर्स है। जैसे हमारे पास में छोटे छोटे घड़ी के सेल हो जाते हैं, जैसे इसमें लगे हुए हैं, या हमारे पास रेडियो टेलीविजन रेडियो में होता है ना, या हमारे पास टॉर्च में होता है, तो वही सारे सेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सेल क्या होता है, एक रासायनिक सोर्स होता है ना, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, उस रासायनिक सेल के कारण क्या होता है बच्चों, उसमें विद्युत ऊर्जा जो है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सेल एक ईएमएफ मतलब होता है बच्चों वोल्टेज। ओके, सेल एक वोल्टेज, कोष्टक में लिख लेते हैं ईएमएफ, है ना, ईएमएफ का सोर्स होता है ना, सोर्स होता है, सोर्स है यह रासायनिक बच्चों, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, है ना, करता है। ओके, तो सेल क्या होता है बच्चों, सेल एक ईएमएफ का सोर्स होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात ये क्या करता है बच्चों, अर्थात ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, है ना, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ऊर्जा में चेंज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहला काम है सेल का। सेल क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। ये क्या होता है बच्चों, ईएमएफ का सोर्स होता है। सेकंड, हम इसकी परिभाषा हमने देख लिया, अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एक दो, है ना। तो पॉइंट क्या कहता है बच्चों, नंबर एक क्या पॉइंट कहता है कि अलग अलग सेलों की ईएमएफ अलग अलग होती है ना, अलग अलग सेलों की ईएमएफ मतलब वोल्टेज अलग अलग होती है। ओके, दो बार आप लिख लेना, अलग अलग होती है। देखो बच्चों, रेटिंग के हिसाब से होता है, सेल छोटा है तो उसकी रेटिंग कम होगी, अर्थात उसका वोल्टेज भी कम होगा। सेल बड़ा है तो उसकी रेटिंग ज्यादा होगी, तो वोल्टेज उसका कम होगा। मतलब साइज के हिसाब से सेल छोटे होंगे तो वोल्टेज कम होगा, सेल बड़े होंगे तो सेल वोल्टेज बड़ा होगा। इसलिए क्या कह रहा है बच्चों कि अलग अलग सेलों की रेट, है ना, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि कुछ 1.5 वोल्ट के होते हैं, कुछ 4 वोल्ट के होते हैं, कुछ 5 वोल्ट के होते हैं, है ना, कुछ 0.5 है ना वोल्ट के होते हैं। तो कुल मिला के उसकी साइज के हिसाब से उसका जो ईएमएफ होता है बच्चों, वोल्टेज जो होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सेल की ईएमएफ इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्ट के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ओके, तो जिस सेल की ईएमएफ होती है बच्चों, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सेल की ईएमएफ क्या कहता है, सेल की ईएमएफ इलेक्ट्रोड
तथा विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, विद्युत अपघट्य के पदार्थ पर निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की जो इलेक्ट्रोड है ना, सेल की जो ईएमएफ होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रोड पर और उसके विद्युत अपघट्य पर निर्भर करती है। उसका पदार्थ किसका है उस पर निर्भर करेगा। लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं सेल में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? थर्ड पॉइंट कहता है कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल की ईएमएफ नहीं बढ़ती है बल्कि सेल की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात यह है ज्यादा समय तक ज्यादा करंट सप्लाई करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है बच्चों कि प्लेट जो होती है, सेल की जो प्लेट होती है पीछे की, है ना, तो सेल की प्लेट है ना, तो प्लेट का क्षेत्रफल ओके, क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेलों की या सेल की ईएमएफ मतलब होता है बच्चों वोल्टेज नहीं बढ़ता है, ठीक है। उसकी प्लेट आप बढ़ाओगे ना तो उसका वोल्टेज नहीं बढ़ता है, ठीक है। प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, उसका एरिया बढ़ाने से सेलों का वोल्टेज नहीं बढ़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग, वोल्टेज नहीं बढ़ता है, बल्कि क्या होता है उसमें, बल्कि सेलों की, है ना, जो सेलों की क्या होती है बच्चों, सेलों की जो है तो क्षमता जो होती है, बल्कि सेल की, है ना, क्षमता बढ़ जाती है। बल्कि सेलों की क्षमता क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। अर्थात सेलों की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों? अर्थात वह क्या करेगा फिर? वह ज्यादा समय तक ज्यादा करंट वोल्टेज देगा, ज्यादा धारा मतलब करंट, ओके, ज्यादा करंट वोल्टेज सप्लाई करेगा, ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेगा मतलब ज्यादा सप्लाई वोल्टेज, है ना, देगा। ओके बच्चों, तो सेल क्या कहता है? सेल कहता है बच्चों कि सेल एक वोल्टेज ईएमएफ का सोर्स होता है ना, मतलब ईएमएफ का सोर्स होता है या वोल्टेज का सोर्स होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है बच्चों? परिवर्तित करता है, अर्थात केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है कि अलग अलग सेलों की ईएमएफ अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग वोल्टेज की जो वोल्टेज होगी वो अलग अलग होगी, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, उसकी वोल्टेज रेटिंग भी अलग अलग होगी। सेल की ईएमएफ इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के पदार्थ पर निर्भर करती है। और थर्ड पॉइंट है बच्चों कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेलों की ईएमएफ नहीं बढ़ती है बल्कि सेलों की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात वह ज्यादा समय तक ज्यादा करंट वोल्टेज देगा। ओके, अर्थात सप्लाई मतलब देना, है ना, तो सप्लाई ज्यादा करेगा मतलब वोल्टेज करंट ज्यादा से ज्यादा वह देगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा विद्युत रासायनिक प्रभाव और हमने देख लिया सेल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सेल का वर्गीकरण। सेल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो सेल के टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? तो मेनली जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है बच्चों सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन से सेल होते हैं बच्चों? वह सेल होते हैं जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते। ओके, जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम केवल एक बार जो है तो यूज कर सकते हैं, उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे आपके घड़ी का सेल, रेडियो का सेल, ओके। और जो हमारे पास में द्वितीयक सेल होते हैं बच्चों, सेकेंडरी सेल होता है, उसे हम चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं। जैसे 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, है ना, जो बैटरीज होती हैं वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, जो सेल होते हैं वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं। अर्थात बैटरी और सेल सब सेल के ही प्रकार हैं। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों सेल का वर्गीकरण। ओके, क्या देख लेते हैं? सेल का वर्गीकरण। ओके बच्चों,
सेल का वर्गीकरण। कुल मिला के सेल कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को हम लोग जो है तो पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सेल में बता दूं आप लोग को, जैसा कि अभी मैं बताया कि सेल जो है एक होता है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सेल। ओके, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। दूसरा होता है द्वितीयक सेल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ओके बच्चों, सेकेंडरी सेल, SECONDRY, सेकेंडरी। ओके, तो ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल कौन कौन से होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। ओके बच्चों, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सेल होता है वो क्या काम करता है ना। तो सेल क्या होता है बच्चों, हमारे पास में जो छोटे छोटे घड़ी होती हैं, चाहे वो दीवार घड़ी हो, हाथ वाली घड़ी हो या रेडियोज हो, है ना, किसी प्रकार के ये टॉर्च के सेल जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। और एक बोल्ट या एक बोल्ट से अधिक की जो बैटरीज होती हैं, है ना, बैटरी होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, अर्थात सेकेंडरी सेल उन्हें बोलते हैं। वो भी सेल कहलाते हैं पर सेकेंडरी सेल कहलाते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, जिनको रिचार्ज मतलब उसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल को केवल डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार बनाने के बाद उसको केवल हम यूज कर सकते हैं और यूज होने के बाद उसको फेंक दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राथमिक सेल। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से कि प्राइमरी सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है बच्चों। ओके, तो प्राइमरी सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे बच्चों सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल होते हैं। अब हम लोग प्राथमिक सेल को देख लेते हैं कि प्राथमिक सेल क्या काम करता है और क्या होता है। ओके, तो प्राथमिक सेल क्या कहता है बच्चा, वह सेल जिसमें रासायनिक क्रिया केवल एक दिशा में होती है, अर्थात इसमें रासायनिक क्रिया एक दिशा में एक बार होती है, प्राइमरी सेल कहलाता है। ओके, तो क्या कहता है बच्चों, वह सेल जिसमें रासायनिक क्रिया केवल एक बार होती है अर्थात क्या कहता है बच्चों, अर्थात यह केवल डिस्चार्ज होता है। ओके, अर्थात यह केवल डिस्चार्ज होता है, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते बच्चों। ओके, डिस्चार्ज होता है, इसे या ये प्राइमरी सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो क्या कह रहा है कि ये जो सेल होते हैं बच्चों, ये केवल डिस्चार्ज होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों इसमें, है ना, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये है ना, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, मतलब इन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना, नॉन रिचार्जेबल होते हैं, अर्थात इन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इनका उपयोग हम कहां पे करेंगे बच्चों, जहां पे कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी। ओके, है ना, जहां पे हम क्या करेंगे, इनका उपयोग कम विभव
है ना, कम विभव, विभव का मतलब वोल्टेज है ना, ईएमएफ, कम विभव की लोड करंट है ना, कम विभव की लोड करंट, लोड करंट का मतलब होता है बच्चों लोड धारा, है ना, लोड धारा। ओके, तो इनका उपयोग कम विभव लोड धारा है ना, लोड धारा लंबे समय ओके, लंबे समय तक प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं कि इनका उपयोग हम कम विभव मतलब कम वोल्टेज और कम वोल्टेज और लोड धारा के लिए लंबे समय के लिए करते हैं। जैसे हम लोग सेल घड़ी में डलवा लेते हैं ना, तो ये 6-6 महीने के 1 साल खत्म नहीं होता है ना। तो ये जो होते हैं सेल, ये प्राइमरी सेल कहलाते हैं, अर्थात वोल्टेज भी कम रहेगा, लोड करंट के लिए यूज करते हैं और लंबे समय तक हमें करंट वोल्टेज मिलती रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्राथमिक सेल का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल कौन कौन से है बच्चे, तो उदाहरण में हम देख लेते हैं, बच्चे, उदाहरण में। ओके बच्चों, तो उदाहरण में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। तो हम लोग बोलेंगे ड्राई सेल, ओके, ड्राई सेल हो गया, डेनियल सेल, ओके। ये बच्चों हम जितने भी सेल लिख रहे हैं ना यहाँ पे उदाहरण में, ये सारे सेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, ओके, लेक्लांसी सेल आदि। तो बच्चों लगभग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में लगभग 3-4 प्रकार होते हैं, ड्राई है ना, ड्राई सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल और लेक्लांसी सेल। ये 4 प्रकार के सेल होते हैं जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत में आते हैं। और मैं इन चारों सेलों को क्या करूंगा बच्चों, आगे क्लास में पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो मैं सारे जो है तो सेल्स को पढ़ाऊंगा, ड्राई सेल का डायग्राम बनाऊंगा कैसे होता है, डेनियल सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, वोल्टाइक सेल, लेक्लांसी, ये चारों सेलों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग करके आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों दूसरा नंबर देख लेते हैं बच्चों द्वितीयक सेल के बारे में। ओके, द्वितीयक सेल क्या कहता है, द्वितीयक ओके सेल क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके बच्चों, सेकेंडरी सेल को हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। तो सेकेंडरी सेल कहता है बच्चों कि वे सेल जिन्हें रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब रिचार्जेबल होते हैं, जिन्हें हम बार बार डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हैं, वे सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। ओके, क्या कह रहा है कि वे सेल या वह सेल जिन्हें हम बार बार है ना, बार बार चार्ज एवं डिस्चार्ज कर सकते हैं, उन्हें द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहते हैं। ओके, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। ऐसे सेल बच्चों जो बार बार जो है तो चार्ज और डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीयक सेल बोलते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इसे हम क्या बच्चों चार्ज भी कर सकते हैं और इसे हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको जो है तो
चार्ज पहले कर लेंगे और बाद में इसको हम लोग डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कहलाते हैं बच्चों हमारे सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। प्राइमरी सेल को हम क्या कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, डिस्चार्ज कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ओके, तो इसके हम एक पॉइंट और लिख लेंगे, इसका उपयोग हम लोग लिख लेंगे, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि लेड एसिड सेल क्या होता है ना। तो बैटरी के हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि सेल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे सेलों को पढ़ने वाले हैं। तो इसका पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि इनका उपयोग क्या बोल रहा है, इनका उपयोग हाई वैल्यू है ना, हाई मतलब होता है बच्चों उच्च। ओके, हाई वैल्यू मतलब उच्च मान। ओके, उच्च मान है ना, इनका उपयोग उच्च मान लोड धारा प्राप्त करने के लिए करते हैं, प्राप्त करने के लिए करते हैं। ओके बच्चों, तो जो सेकेंडरी सेल का उपयोग करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उच्च लोड और जो है तो लो है ना, उच्च मान के लोड जो क्या बोलता है बच्चों कि इनका उपयोग उच्च मान लोड धारा प्राप्त करने के लिए करते हैं, मतलब उच्च वैल्यू की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए और लोड धारा प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं सेकेंडरी सेल कौन कौन से होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे है ना लेड एसिड सेल को, लेड एसिड सेल। सेकेंड सेल कौन सा होता है बच्चों, निकिल सेल। ओके, निकिल को हम लोग हिंदी में ऐसे लिखेंगे, निकिल सेल। ओके, नेक्स्ट कैडमियम सेल, कैडमियम सेल। निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल। लिथियम सेल आदि। तो बच्चों ये सारे सेल जो हैं ये सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 लेड एसिड सेल, नंबर 2 निकिल आयरन सेल, नंबर 3 कैडमियम सेल, नंबर 4 निकिल आयरन सेल और लिथियम सेल। ये टोटल 5 सेल होते हैं, ये द्वितीयक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों सेल का वर्गीकरण हो गया, सेल का क्लासिफिकेशन हो गया, या सेल का हम बोले प्रकार। तो सेल का प्रकार कितने होते हैं बच्चों, तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। अगर हम पूछ ले क्वेश्चन में आ जाए कि प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे बच्चों प्राथमिक सेल 4 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों बोलेंगे द्वितीयक सेल 5 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल को हम केवल डिस्चार्ज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, पुनः उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना। और इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं बच्चों, इसका उपयोग जो है तो कम विभव और लोड करंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों उच्च विभव लोड करंट प्राप्त करने के लिए। तो ये रहा हमारा बच्चों सेल का वर्गीकरण। सेल 2 प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग किसी एक सेल को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे लेड एसिड सेल को, कि लेड एसिड सेल जो होता है वो कैसे काम करता है। ओके, तो हम ये द्वितीयक का जो हमारे पास में लेड एसिड सेल सबसे पहले है। देखो प्राइमरी सेल जो होता है ना, ड्राई सेल है ना, डेनियल सेल, बैकलाइट सेल, लेक्लांसे सेल, मैं इनको बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग जो है तो स्टार्ट करते हैं बच्चों लेड एसिड सेल से। और लेड एसिड सेल को
विथ उदाहरण विथ डायग्राम हम लोग समझते हैं कि वो काम कैसे करता है। ओके, तो सेकेंडरी सेल का पहला जो ऑप्शंस है ना, सेकेंडरी सेल का जो पहला प्रकार है लेड एसिड सेल, उसको हम लोग बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकेंडरी सेल जो लेड एसिड सेल होता है पहला, वो कैसे काम करता है और उसका डायग्राम क्या होता है। ओके, तो हम लोग इन सब चीजों को देखने वाले हैं। प्राइमरी जो सेल होते हैं, है ना, वो हम लोग जो देख लेंगे उनको। लेड एसिड सेल क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है बच्चों, है ना, और इनकी एम्पियर आवर्स क्षमता, वाट आवर्स क्षमता, बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं लेड एसिड सेल के बारे में। ओके, तो लेड एसिड सेल क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे अब। ओके, लेड एसिड सेल, तो हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चों सबसे पहले और देखेंगे डायग्राम क्या कह रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोई पात्र ले लेते हैं, हमारे पास में एक कोई पात्र है बच्चों। ओके, ये कोई हमारे पास में पात्र हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं बच्चों, सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सेल को देखेंगे कि ये कैसे मेनली काम करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे, हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है। ओके, ये कोई हमारे पास में लोड हो गया और इस लोड को हम क्या करेंगे कि इस पानी के अंदर जो है तो लेकर के आएंगे। ओके, इस पानी के अंतर्गत जो है तो इसको डालेंगे। अब यदि हम बोले बच्चों कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक लोड लगा दिया, एक बल्ब मान लो लगा दिया, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, तो बल्ब जलेगी कि नहीं जलेगी, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग कुछ लिक्विड भर देंगे। कौन सा लिक्विड भरेंगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। H2SO4 और जो है तो NaCl भरेंगे हम लोग। क्या भरेंगे बच्चों यहाँ पे, H2SO4 जिसे हम बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे एक चीज क्या रहेगी बच्चों, NaCl मतलब नमक हम लोग भर देते हैं ना, इसमें हम लोग जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नमक भर देंगे, जिससे क्रिया करके एक में एनोड बनेगा, एक में कैथोड बनेगा बच्चों, और वो हमारी बल्ब जलने लगेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे जो है तो पॉजिटिव आयंस बनेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव आयन हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और जो निगेटिव आयंस होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब हो गया बच्चों कि जब हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम जब क्या करेंगे कि इस पात्र में NaCl और H2SO4 भर के और हाइड्रोजन डाल, वो सॉरी H2SO4 के साथ में हम लोग पानी भर देंगे, है ना, H2O भर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, H2O मतलब पानी हमने डाल दिया, नमक डाल दिया और सल्फ्यूरिक हमने डाल दिया, वो आपस में तीनों क्रिया करके क्या करेंगे बच्चों, एक रॉड में प्लस बना देंगे, एक रॉड में माइनस बना देंगे, और वो क्या होगा, वो जाकर के जो है तो बल्ब को जला देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, एक बाल्टी लिया। ओके, ये हमारे पास बाल्टी है, मान लो एक बाल्टी हमने लिया, बाल्टी में हमने पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और सल्फ्यूरिक हमने डाल दिया, और उसमें हमने क्या किया बच्चों, उस बाल्टी में 2 रॉड डाल दिए। वो 2 रॉड डालेंगे तो धीरे धीरे क्रिया होगी बच्चों, और आधे 1 घंटे बाद वो क्रिया जो होगी उसमें क्या होगा बच्चों कि उन दोनों रॉड में, एक रॉड में पॉजिटिव बन जाएगा, एक रॉड में निगेटिव बन जाएगा, और अपर यहां ऊपर जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर मिल रहा है हमें, वहां पे अगर कोई बल्ब जोड़ दे तार से, तो बल्ब हमारी क्या होगी बच्चों, जलने लग जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक बाल्टी ले लिया, बाल्टी में हमने पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। अब ये हमने क्या किया बच्चों, ये हमने क्या किया, हमने ये क्या किया, 2 रॉड डाल दिया। अब ये 2 रॉड क्या कर रहे हैं, जैसे पानी में तीनों चीजें मिली, है ना, H2SO4 NaCl नमक और पानी मिला तीनों, तो आपस में रासायनिक क्रिया करने लगा। रासायनिक क्रिया करते करते एक टाइम ऐसा है बच्चों कि दोनों रॉडों में क्या हो गया, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड बनने लगा, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बनने लगा। और यदि हम क्या करें कि इसके ऊपरी सतह में, है ना, तार से जोड़ दे एक बल्ब, तो बल्ब क्या होगी बच्चों, जलने लगेगी, अर्थात यहां पे जो बल्ब होगी बच्चों वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों लेड एसिड सेल। और क्या होता है,
इसमें हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक वाली चीज नहीं है। आप क्या करना है ना, आप कर सकते हो इसको प्रैक्टिकल, कोई बड़ा बात नहीं है, ना करंट मारेगा ना कुछ मारेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जनरेट होगी बिजली वो क्या होगी बच्चों, रासायनिक से विद्युत में बनेगी, अर्थात वह डीसी करंट बनेगी, है ना। उतना मान में भी नहीं रहेगी कि बहुत ज्यादा डीसी करंट है तो वो झटका मारेगी। तो क्या करोगे आप, है ना, कि एक बाल्टी ले लोगे, इस बाल्टी में आपने क्या भर दिया बच्चों, H2SO4 भर दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया, इसमें हमने क्या किया, H2O पानी भर दिया, और एक हमने NaCl नमक भर दिया, नमक डाल दिया, उसमें 2 रॉड डाल देना, ठीक है। आप देखोगे आधे 1 घंटे बाद तो यहां पे क्या होगा, जब दोनों को एक साथ छूओगे बच्चों तो एक तरफ देखोगे आपकी करंट पॉजिटिव बन रहा है, एक तरफ नेगेटिव बन रहा है, टच करोगे तो आपको करंट जैसे लगेगा। और यहां पे अब क्या करो, एक तार ले लो और एक बल्ब को, छोटी सी बल्ब को लगा दो, तो ये बल्ब क्या होगी, कुछ देर बाद क्या होगी बच्चों, जलना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे ही बनता है सेल, ओके, ऐसे ही सेल का निर्माण होता है, ऐसे ही बिजली का निर्माण हुआ है। ये रासायनिक सेल है, अर्थात क्रिया करके, इसमें रसायन का क्रिया करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा लेड एसिड सेल। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी हमने थोड़ा सा इसमें बताया है, ज्यादा नहीं बताया है, ओके। तो ये हो गया हमारा एक लेड एसिड सेल का जो है तो डायग्राम, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस बनेगा, तो प्लस से क्या होगा बच्चों, इसमें धारा का प्रवाह होगा और धारा में करंट प्रवाहित होने लगेगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, तो क्या होगा बच्चों कि जो लेड एसिड सेल होता है उसकी जो चार्ज, ये जो कैथोड होती है, सॉरी एनोड होती है और ये कैथोड होती है, इन दोनों में हम लोग अंतर बेसिकली देखेंगे क्या होता है। अब देख लेते हैं बच्चों कि यदि हमारे पास में ये सेल जो है फुल चार्ज हो जाए, है ना, यदि ये सेल जो है ना वो फुल चार्ज हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ये क्या होगा बच्चों, इसका जो क्या होगा, इसका जो एनोड होगा वो चॉकलेटी ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चॉकलेटी ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन, है ना, चॉकलेटी ब्राउन कलर हो जाएगा जब ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो ओके, जब ये फुल डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, फुल, है ना, फुल क्या हो जाएगा, अगर ये फुल डिस्चार्ज हो जाए तो फिर कैसे हमें पता चलेगा फुल डिस्चार्ज हो गया है, तो हम बोलेंगे बच्चों फुल डिस्चार्ज में, है ना, क्या हो जाएगा, फुल चार्ज में चॉकलेटी ब्राउन होगा, लेकिन फुल डिस्चार्ज में क्या होगा बच्चों, फुल डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा, सफेद हो जाता है, सफेद, है ना, सफेद हो जाता है। क्या बच्चों, हम एनोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एनोड की बात कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन कहां पे अप्लाई हो रही हैं, एनोड में। जब ये चार्ज, ये लेड एसिड सेल फुल चार्ज होगा तो चॉकलेटी ब्राउन हो जाएगा एनोड, और अगर फुल डिस्चार्ज होगा तो एनोड कैसा हो जाएगा बच्चों, सफेद हो जाएगा। तब हम बात करें कैथोड साइड की, तो कैथोड में क्या होगा बच्चों कि कैथोड में क्या होगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, है ना, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो है तो बच्चों ग्रे हो जाएगा, ठीक है, ग्रे हो जाएगा। और अगर हम इसको बोलें कि ये फुल डिस्चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये क्या होगा बच्चों, सफेद होगा। अर्थात फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में एनोड कैथोड दोनों सफेद हो जाते हैं, और फुल चार्ज के समय ये चॉकलेटी ब्राउन होता है एनोड, और कैथोड क्या हो जाता है बच्चों, ग्रे हो जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा सेल। अब हम लोग इसके जो है तो कुछ मेन चीजों को देख लेते हैं कि विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है बच्चों इसका, तो हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जाम में आता है विशिष्ट गुरुत्व, ओके। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि जब फुल चार्ज की कंडीशन होती है बच्चों, फुल चार्ज की अवस्था में, है ना, फुल चार्ज की अवस्था में जो है तो क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो फुल चार्ज की अवस्था में जो सेल का गुरुत्व होता है ना, वो कितना होता है, 1280। एग्जाम में 100% आता है, या लिखेगा 1.28 लिख करके आएगा, या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में आ जाएगा कि लेड एसिड सेल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, तो हमें बताना है 1280, या ऑप्शन में रहेगा 1.28, ओके। अगर हम बोले कि फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में, फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व बच्चों, तो फुल डिस्चार्ज की अवस्था में या कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1180 होता है, ओके, 1180 होता है, या 1.18 होता है। ये होता है हमारा जो है तो फुल डिस्चार्ज की अवस्था में विशिष्ट गुरुत्व किसका बच्चों, लेड एसिड सेल का या द्वितीयक सेल का, किसी भी सेल का जो हम मान लेते हैं, चाहे वो लेक्लांसी हो
है ना, लेड एसिड से लो जो भी होता है, पर यहाँ पे हम लोग लेड एसिड की बात कर रहे हैं, सबका स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि लेड एसिड सेल का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है बच्चों, फुल चार्ज की अवस्था में 1280, फुल डिस्चार्ज कंडीशन में 1180, या ऑप्शन में रख देता है 1.28, 1.18। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अब क्रियाशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से क्रियाशील जो है तो पदार्थ होते हैं वो देख लेते हैं। क्रियाशील पदार्थ, ओके बच्चों, तो इसमें क्रियाशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पदार्थ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे PbO2 होता है बच्चों, है ना, PbO2 होता है जो कि एनोड तरफ होता है ना, एनोड तरफ होता है, यहाँ पे PbO2 होता है, ठीक है, एनोड की साइड में। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें कौन होता है, Pb होता है। Pb मतलब होता है बच्चों ग्लास, ओके, ग्लास ये भी होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है बच्चों, कैथोड साइड होता है ना, कैथोड की जगह में होता है, कहाँ, कैथोड साइड, है ना, और ये होता है बच्चों एनोड साइड, ठीक है। आप लोग को इस चीज को याद रखना है। और तीसरा कौन क्रियाशील होता है बच्चों, इसमें H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ये केमिस्ट्री में 12वीं 11वीं में केमिस्ट्री में खूब सारा इसका प्रैक्टिकल कराते हैं, है ना, स्कूलों में। फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों कि इसमें जो क्या क्या होता है, तो हम लोग इसमें क्या डाले थे, और है ना NaCl नमक हम लोगों ने डाला था। फिर पांचवा हमने क्या डाला था, H2O। ये सारी चीजें जो है क्रियाशील होती है, मतलब इसके अंदर जो क्रिया होती है बच्चों क्या होती है, PbO2 होता है, Pb होता है, H2SO4 होता है, NaCl होता है और H2O होता है। ये सारे जो है तो क्रियाशील पदार्थ होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है बच्चों, विद्युत का निर्माण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि इसमें जो सेपरेटर होता है उसका क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सेपरेटर क्या होता है उस चीज को देख लेते हैं, और सेपरेटर के बाद इसकी लेड एसिड सेल की विशेषताएं देखेंगे, ओके। सेपरेटर क्या होता है देख लेते हैं। सेपरेटर, ओके, तो सेपरेटर क्या कहता है बच्चों, सेल में नेगेटिव तथा पॉजिटिव, क्या बोल रहा है, सेल में नेगेटिव तथा पॉजिटिव, नेगेटिव तथा पॉजिटिव प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से, ओके, शॉर्ट सर्किट मतलब आपस में चिपक ना जाए, आपस में शॉर्ट ना हो जाए, टच ना हो जाए, है ना, शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए, है ना, होने से बचाने के लिए, है ना, बचाने के लिए इनके मध्य, है ना, इनके बीच हम क्या करते हैं बच्चों, लकड़ी, है ना, जो अर्धचालक या हम बोलेंगे कि जो है तो जिसमें चालक का प्रवाह नहीं हो सकता, लकड़ी, ग्लास, रबर, ओके, अर्धचालक पदार्थ, प्लास्टिक, ओके, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि के छिद्र का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें हम होल कहते हैं ना, छिद्र मतलब होल, है ना, छिद्र मतलब होल युक्त या छिद्र वाला, है ना, युक्त मतलब छिद्र वाला, छिद्र युक्त जाली का उपयोग करते हैं, ओके बच्चों। छिद्र युक्त होता है, हम सेल में क्या बोलते हैं, सेल में नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से, चिपकने से, शॉर्ट होने से बचाने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्लेटों के बीच में लकड़ी, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, PVC आदि इनमें से किसी एक का हम क्या करते हैं, जाली टाइप से बना लेते हैं, छिद्र वाला, होल वाला, है ना, एक जाली टाइप से जाली युक्त बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों सेपरेटर, ओके, इसे सेपरेटर कहते हैं, सेपरेटर, है ना, कहते हैं।
सेपरेटर का मतलब समझ गए बच्चों कि आपस में निगेटिव और पॉजिटिव जो प्लेट होती हैं वो टच ना हो, ऐसा हम लोग बीच में एक माध्यम लगाते हैं, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों लकड़ी, ग्लास, प्लास्टिक, पीवीसी आदि का बना होना चाहिए, है ना। वो कैसा होना चाहिए? छिद्रयुक्त, मतलब जाली टाइप से लगा देते हैं जिससे दोनों प्लेट आपस में टच ना हो, वो शॉर्ट सर्किट ना हो। ओके बच्चों, तो आज हमने देख लिया है सेल के बारे में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों लेड एसिड सेल की विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, फिर एम्पियर आवर्स क्षमता क्या होती है ना, वाट आवर्स क्षमता क्या होती है ना, ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, फ्लोटिंग क्या होती है ना, यूपीएस सिस्टम कैसे काम करता है, बैटरी चार्जिंग की विधियां क्या होती हैं, कांस्टेंट करंट मेथड क्या होती है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड क्या होती है, सेल का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो बहुत सारी चीजें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों को विभिन्न है ना क्रम संयोजन, सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो ये रही बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है, ओके, और सेल की क्या क्या जो है तो चीजें होती हैं, है ना। तो बच्चों विशेषताएं मैं आज ही पढ़ा देता हूं, कल से हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी। ओके, तो हम लोग जो है तो एक 5-10 मिनट और देख लेते हैं सेल की विशेषताओं को। ओके, सेल की विशेषताएं क्या होती हैं इनको हम लोग देख देते फटाफट। लेड एसिड सेल की विशेषताएं, ओके, हम लोग देख लेते हैं लेड एसिड सेल की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या होती हैं जरा इस पे देख लेते हैं लेड एसिड सेल की। इसको देख करके फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे और कल से एक्साइटेड वाली, एकदम फुल जुनून वाली, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, है ना, उसमें फॉर्मूला रहेगा, यूनिट्स रहेंगी, वाट आवर क्षमता, एम्पियर आवर क्षमता, उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो उसको हम लोग कल एकदम एक्साइटमेंट के साथ में आएंगे और उसको खत्म करेंगे, तो मजा आने वाला है कल की क्लास में। तो हम लोग सबसे पहले आज देख लेते हैं लेड एसिड सेल की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती है बच्चों, फटाफट देख लेते हैं, है ना, फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, लेड एसिड सेल की क्या कहता है, लेड एसिड सेल की ओपन सर्किट सीकेटी मतलब ओपन सर्किट मैंने लिख दिया है। ओपन सर्किट वोल्टेज या ईएमएफ का मान 2.2 वोल्ट, है ना, 2.2 वोल्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी विशेषताएं हैं। क्या कह रहा है कि लेड एसिड सेल की ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है, 2.22 वोल्ट होती है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछा जाता है, लेड एसिड सेल की, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है। ऑप्शन में रहेगा 2.22, 2.25, 2.24, है ना, तो हमको टिक करना होगा बच्चों 2.2 वोल्ट में। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है ना अपने नोट्स में लिखना है। ओके बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, लेड एसिड सेल का, है ना, लेड एसिड सेल का आंतरिक मतलब इंटरनल, है ना, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है ना, बहुत कम 0.01 ओम होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि टर्मिनल, इसीलिए मैं इसको लिखवा भी रहा हूं, है ना, टर्मिनल वोल्टेज फुल चार्ज लेड एसिड सेल की टर्मिनल वोल्टेज, लेड एसिड सेल की टर्मिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट होती है। ओके, 2.1 वोल्ट
होती है। ओके बच्चों, बोल्ट की इकाई बोल्ट है ना, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। तो हम लोग लिखेंगे, जब भी वोल्टेज लिखेंगे तो वोल्ट लिखेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज फुल चार्ज लेड एसिड सेल की टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है बच्चों? 2.1 वोल्ट होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? तो फोर्थ पॉइंट कहता है बच्चों कि सेल की क्षमता, क्या बोल रहा है? सेल की क्षमता, ओके, सेल की क्षमता लेड एसिड सेल की टर्मिनल, मतलब होता है छोर बच्चों, है ना, टर्मिनल वोल्टेज मतलब विभव, है ना, 1.8 वोल्ट होने तक उसके द्वारा दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा सेल की क्षमता कहलाती है। ओके बच्चों, क्षमता कहलाती है। ओके, लास्ट पॉइंट मैं लिख लेता हूं और इसको फिर मैं समझा देता हूं बच्चों। आज की क्लास जो है तो लास्ट पॉइंट में पहुंच गई है। क्या कहता है? सेल की क्षमता को एम्पियर आवर्स में, है ना, एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। ओके, दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। तो ये रहा बच्चों, है ना, व्यक्त करते हैं। तो ये रहा बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, द्वितीयक सेल कितने प्रकार के होते हैं। साथ में हम लोग देखे बच्चों लेड एसिड सेल के बारे में। लेड एसिड सेल क्या कहता है? किसी बाल्टी में आप लोग क्या करें, 2 रॉड डाल दें और उसमें H2SO4 नमक और पानी मिला दें तो क्रिया करने लगेगा, और आधे एक घंटे बाद क्या करेगा बच्चों? अगर उसमें हम तार देखेंगे, है ना, उसके एक रॉड में देखेंगे तो एनोड बनेगा, एक में कैथोड बनेगा, और उसमें यदि कोई तार हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा बच्चों? उसमें बिजली जलना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? रासायनिक प्रक्रिया, अर्थात रासायनिक क्रिया को हम विद्युत क्रिया में बदल रहे हैं। ये क्या काम कर रहा है बच्चों? पूरा ये है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। हमने देखा कि नोड जो होता है और कैथोड जो होता है बच्चों, उनमें दोनों में क्या कंडीशन होती है? फुल चार्ज में चॉकलेटी ब्राउन होता है, फुल डिस्चार्ज में सफेद होता है। कैथोड क्या होता है बच्चों? फुल चार्ज में ग्रे होता है, फुल डिस्चार्ज में सफेद होता है। ओके, फिर लेड एसिड सेल का हमने देखा, है ना, लेड एसिड सेल में हमने क्या क्या देखा बच्चों कि उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। तो विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है बच्चों? फुल चार्ज की कंडीशन में 1280 होता है और फुल डिस्चार्ज कंडीशन में 1.28 होता है। फुल डिस्चार्ज में कितना होता है बच्चों? 1180 होता है, और या हम बोल सकते हैं उसको 1.18 होता है। ठीक है, फिर क्रियाशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं वो भी हमने देख लिया, PbO2, PbN, है ना, H2SO4, है ना, फिर हमने देख लिया NaCl और H2O। फिर हमने देखा बच्चों सेपरेटर क्या होता है। तो दो प्लेटों को, है ना, दो पॉजिटिव और निगेटिव मतलब प्लस और माइनस को टच ना होने पाए, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक छिद्र युक्त, है ना, छेदा किया हुआ जाली टाइप से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम कुचालक, है ना, कुचालक का जो है तो हम क्या करते हैं, लकड़ी, ग्लास, PVC किसी का भी हम क्या करते हैं, एक जो है तो प्लेट टाइप से, जाली टाइप से लगा देते हैं जिससे वो आपस में टच ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। और लेड एसिड सेल की विशेषताएं क्या क्या होती है बच्चों? तो इस सेल की जो द्वितीयक सेल की विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है बच्चों?
तो पहले विशेषता क्या है कि लेड एसिड सेल की ओपन सर्किट वोल्टेज या ईएमएफ का मान कितना होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है 2.2 वोल्ट होता है, ये एग्जाम में आता है। लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, तो पूछ लेगा, है ना, पूछेगा कि लेड एसिड सेल या द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो हमें बताना है बच्चों कितना, 0.01 ओम होता है। फिर पूछेगा कि टर्मिनल वोल्टेज फुल चार्ज लेड एसिड सेल की टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है बच्चों, हम बोलेंगे कि लेड एसिड्स की टर्मिनल वोल्टेज, है ना, डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, फुल चार्ज, यहां से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि फुल चार्ज लेड एसिड सेल की टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है, तो होती है बच्चों 2.1 वोल्ट होती है ना, 2.1 वोल्ट होती है किसकी, फुल चार्ज लेड एसिड सेल की टर्मिनल वोल्टेज। अगर हम बात करें सेल की क्षमता, लेड एसिड सेल की टर्मिनल वोल्टेज 1 पॉइंट कितनी होती है बच्चों, 18 वोल्ट होने तक उसके द्वारा दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा सेल की क्षमता कहलाती है। और सेल की जो क्षमता होती है बच्चों हम किससे मेजर करते हैं, हम उसको दर्शाते हैं एम्पियर आवर्स से। ओके, तो आज की क्लास हमने सेल को स्टार्ट कर दिया है ना, विद्युत रासायनिक सेल को हमने स्टार्ट कर दिया है बच्चों। ये 3, 4, 5 क्लासेस हो सकती हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सोलर सेल भी पढ़ेंगे, है ना, द्वितीयक सेल कंप्लीट करेंगे, एम्पियर आवर्स क्षमता, वाट आवर्स क्षमता और बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आज तो पहली क्लास थी, है ना, आज हम लोगों ने क्या देखा है, विद्युत रासायनिक सेल का ट्रेलर देखा है, बहुत छोटा सा एक पार्ट देखा हमने, अभी तो पूरा पढ़ना बाकी है बच्चों, 4, 5 क्लास 6 क्लास हमारी होंगी सेल में, तब जाकर पूरा सेल खत्म होगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बच्चों लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आई बटन में क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को या हर वीडियो को बच्चों पूरा वॉच कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से 18 तक की सारी वीडियो लगी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।